हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 में कंपनीज की डेफिनेशन देख ली थी। तो कंपनी की डेफिनेशन वैसे एज सच कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ जानना जरूरी है कि आखिरकार कंपनी कौन सी है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया था। तो कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? नहीं, सेक्शन 2 की डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स कंपनी। कंपनी मीन्स रजिस्टर अंडर in this act or any other previous companies act, right? तो वो डेफिनेशन ध्यान रखनी है। बाकी तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने बहुत सारी बातें बोली है, तो वो हम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से थ्रू पता लगा सकते हैं कि आखिरकार कंपनी है क्या। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का होता है, दैट इज व्हाट? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। बोले तो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो जी, ऐसा है सिंपल बात। कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने लॉ में जाकर के कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी को रजिस्टर करा दिया। और क्योंकि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो गई कंपनी, तो वो क्या बन गई? बॉडी कॉर्पोरेट बन गई, सेपरेट एंटिटी बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। और दोनों अलग अलग होने की वजह से, मैंने जैसे कल भी बताया था आपको, एक दूसरे पे केस कर सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या कंपनी अपने नाम पे केस कर सकती है? यस। क्या कोई और पर्सन कंपनी के नाम पे केस कर सकता है? क्या कंपनी अपनी एसेट होल्ड कर सकती है? यस। अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है? डेफिनेटली। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कंपनी करना चाहे वो कर सकती है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, तो क्या रिलायंस की एसेट, रिलायंस कंपनी का आपने ऑफिस देखा है क्या मुंबई का? कभी वीडियो वीडियो में या फोटो में देखा हो? कभी देखा है किसी ने? अच्छा, बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है। अच्छा, मैंने कंपनी रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं, तो क्या उस रिलायंस के ऑफिस में मेरा राइट है क्या कि बोले मैं मेंबर हूँ, आई एम द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी, लो जी भाई मेरा राइट बनता है, अब इतने हिस्से में मैं बैठूंगी यहाँ पे कंपनी में? क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट। वो किसकी एसेट है? कंपनी की एसेट है, तो कंपनी ही उसके लिए एंटाइटल होगी। तो दिस इज व्हाट? सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, अ कंपनी, देखो हमें ना लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सीखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करेंगे हम, क्योंकि देखो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है, आसान, जैसे मैंने भी बोला, आपको समझ में भी आ गया। लेकिन प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी एमसीक्यू तो है नहीं कि लो जी भाई जय माता दी, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, घर में बैठ के आराम से पेपर दे रहे हैं हम। मतलब कितना कन्वीनियंट है ना सीएसईटी में एग्जाम देना। अब उसका जस्ट रिवर्स होगा सीएस एग्जीक्यूटिव में। तो इसीलिए हमें ना सिर्फ और सिर्फ आंसर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उसकी राइटिंग स्किल्स भी सीखनी है। और राइटिंग स्किल्स कब अच्छी होगी? जो हमारी लैंग्वेज पे कमांड होगी। तो इसके लिए मैं आपको टॉपिक्स अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लैंग्वेज रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बताऊंगी। मैं पूरी एंटायर लैंग्वेज क्लास में रीड करती हूँ, ठीक है? तो आप लोग ना फोकस करना कि लैंग्वेज में कैसा लिखा हुआ है। ग्रेजुअली धीरे 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 आप हैबिचुअल हो जाओगे। और फिर हम टेस्ट तो लेंगे, संडे संडे टेस्ट होंगे। अगर आपको पता होगा, अपने यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एवरी संडे टेस्ट होंगे। तो टेस्ट के चलते आप लोग अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाओगे कि आप टाइमली पेपर लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे, क्योंकि एकदम एंटायरली डिफरेंट आप एग्जाम्स देंगे अभी। तो आंसर राइटिंग आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, पूरे टाइम पे पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कई बार तो ऐसा था, अरे ये क्वेश्चन का ये आंसर था, हमें तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया एग्जाम के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा संडे टेस्ट के अंदर। ठीक बात है? तो चले स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज पढ़ना। चलो, सबसे पहले लैंग्वेज में क्या बोला? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। बोले तो कंपनीज एक्ट इज वेस्टेड विद अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो उसको हमने क्या दे दिया? एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी दे दिया। सो इट बियर्स इट्स ओन नेम। इसकी वजह से इसका खुद का क्या होता है? अपना नाम है। एक्ट्स अंडर इट्स नेम। अगर ए लिमिटेड है तो ए लिमिटेड अपने नाम से कोई भी काम कर सकती है। वो सारा का सारा काम की जैसे लोन लेना है, सपोज लोन, तो क्या यहाँ पे डायरेक्टर्स अपने नाम पे लोन लेंगे या कंपनी अपने नाम से लोन ले सकती है? ऑफ कोर्स कंपनी अपने नाम से लोन ले सकती है। और जो कंपनी अपने नाम पे लोन ले रही है उसकी ऑब्लिगेशन कंपनी की ही है। समझ रहे हो? और अगर डायरेक्टर ने अपने नाम पे लोन ले लिया तो वो उसका पर्सनल लोन माना जाएगा, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। यस। मे हैज अ सील। मे का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, कंपल्सरी नहीं है, डिस्क्रिशन है।
जहां मे वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब होता है डिस्क्रिशन, और जहां पे शैल वर्ड यूज हो गया इसका मतलब कंपल्सरी, मैंडेटरी हो जाता है फिर वो काम। अच्छा, कंपनी की कॉमन सील, कॉमन सील नाम सुना है क्या आप लोगों ने आज से पहले? कॉमन सील, किस किस ने ये वर्ड आज पहली बार सुना है? सबने सुना था पहले, सबको पता है कॉमन सील? आपने पहली बार सुना है, आपने भी पहली बार सुना है। अच्छा, अच्छा आपने भी फर्स्ट टाइम, हाँ तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जैसा भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड जरूर किया करो। तो देखो, कॉमन सील एक सील होती है कंपनी की, एक जैसे आयरन की एक प्लेट बनी हुई है सपोज, है ना, उसमें कंपनी का नेम एनग्रेव्ड होता है। सोचो, एक ऐसे आयरन की प्लेट है और इस पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और वो नाम ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो जैसे उसको आप किसी पेपर पे प्रेस करोगे तो क्या होएगा, वो उस पर छप जाएगी। ठीक है, पेपर पे क्या हो जाएगा, मार्किंग आ जाएगी उसकी। दैट इज व्हाट कॉमन सील। तो पहले पुराने एक्ट के हिसाब से तो कॉमन सील होना कंपलसरी होता था, अभी आजकल कंपलसरी नहीं है। ये कंपनी का डिस्क्रिशन है, कंपनी की इच्छा है, कंपनी चाहे तो रखे और चाहे तो ना रखे। दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। ओके, चलो आगे देखते हैं फिर। चलो, पहला नाम क्या पढ़ा, कंपनी का क्या होना चाहिए, अपना ओन नेम। और कंपनी क्या करेगी उस ओन नेम में, एक्ट करेगी, जितना भी एक्ट करेगी अपने नेम के अंडर करेगी। तीसरी बात क्या बोली, कंपनी के पास क्या हो सकती है, सील। ये सारे फायदे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी क्या है, सेपरेट एंटिटी है। कंपनी क्या है, सेपरेट एंटिटी। आर्टिफिशियल पर्सन तो आगे आ जाएगा, अभी फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहे हैं, ऑफ इट्स ओन एंड इट्स एसेट्स। ये चौथी बात, आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कहीं से फ्रॉम दोज ऑफ इट्स। भी जो मेरी एसेट है ना, वो रिलायंस की एसेट नहीं है, और जो रिलायंस की एसेट है वो, है ना, समझ में आ गई बात? मतलब इसमें ये कॉन्सेप्ट है जो तेरा है वो मेरा है, वो नहीं चलता। तेरा तेरा है और मेरा मेरा है, सिंपल बात है। ठीक है, एंड it is different person from the members who compose it. A shareholder cannot be held liable for the acts of the company। और जो shareholder है, जो अलग है, लाइबल क्यों होगा, बोले जब एसेट तुम्हारी तो लाइबिलिटी भी तुम्हारी, क्यों, है कि नहीं? अगर आज मान लो शेयर मार्केट में मैंने अपना पैसा डुबाया है, तो वो लॉस किसका, या आपको ट्रांसफर कर दूं, बोले लॉस तुम्हारा। बोलो यार हाँ तो कोई मैम गजब करते हो, पैसा खुद का है, खुद ने इन्वेस्टमेंट किया, बोले लॉस हमारा क्यों हुए, हम क्यों भुगतेंगे? तो जिसकी एसेट है लाइबिलिटी भी उसी की होगी। यस डेफिनेटली, जितने भी कंपनी के कांड है उस कांडों की जिम्मेदारी भी किसकी है, कंपनी की ही है। इवन इफ ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल, इवन दो चाहे वो कंपनी का 100% स्टेक क्यों ना होल्ड कर ले, उसके बावजूद भी कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी के क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के ही हैं, हमारी उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। क्या क्या कीवर्ड्स निकल के जल्दी बताओ। नंबर 1, ओन नेम, एक्ट इन ओन नेम। नंबर 3, यस। नंबर 4, एसेट्स होल्ड कर सकती है। नंबर 5 लाइबिलिटीज कंपनी की जो है वो कंपनी की ही रहेगी, उसके लिए मेंबर पर्सनली लाइबल नहीं होगा, इवन दो 100% स्टेक उसने क्यों ना होल्ड किया हो। क्या ये सारे पॉइंटर्स याद हो गए? देखो, अब है ना, जब मैं बोलती हूँ समरी बनाना है हमें, जैसे मैंने आपको कल ही बोला था कि हमें समरी बनाना है, तो समरी किस वे में बनाना है? पहली बात तो ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे कुछ बच्चे समरी बनाते हुए क्या करते हैं, पूरी की पूरी लाइन लिख लेते हैं, तो देयर इज नो सेंस, फिर तो वो कंपाइलर में भी लिखा हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ है। हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें क्या क्या करना है, देखो सुनो, कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये मैंने लिखा। फिर उसके बाद लैंग्वेज नहीं फ्रेम करनी है, ओन नेम, एक्ट इन दिस हिज इट्स नेम, मे हैव कॉमन सील, होल्ड एसेट्स लाइबल फॉर लाइबिलिटीज। ठीक है, तो व्हाट आई डिड, मैंने जितने भी पॉइंटर्स थे उन पॉइंटर्स को लैंग्वेज एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ पॉइंटर्स पॉइंटर्स निकाल के रख दिए हैं। तो क्या इन पॉइंटर्स को आप अपनी ओन लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हैं? फिर पता है, लैंग्वेज याद करना बिल्कुल भी टफ नहीं होता, लैंग्वेज हम खुद से बना सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताती हूँ। आप है ना पढ़ाई करने बैठे,
अब क्या होता है जब हम अकेले पढ़ाई करने बैठते हैं ना और ऊपर से पढ़ाई कर रहे होते थ्योरी, तो हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है, यस, नींद। मैं पढ़ने बैठी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्ट, दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और आई गेस आप लोगों ने फील किया होगा, है ना, 12th तक पढ़ाई करके आ रहे हो, जब भी बीएसटी या कोई थियरी पढ़ते थे तब तो बस भगवान जाने हम एक पन्ना खोल के बैठे हैं, और कभी कभी तो कंपनी इज वेस्टेड, बैठे बैठे सो गए, खो गए, और 1 घंटे बाद मम्मी आई कि बेटा क्या कर रहे हो, ओह, वही पहला पन्ना ही खोल रखा है हमने। देयर इज एन इशू, देयर इज अ प्रॉब्लम, बट हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है ना। तो हम प्रॉब्लम्स पे ना जाएं, सॉल्यूशंस पे जाएं। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे पैराग्राफ को खतरनाक ऐसे तरीके से पढ़ने से ये पॉइंटर्स पढ़ना अच्छा है ना, पॉइंटर्स हाईलाइटेड रहते हैं ना, पॉइंटर्स पढ़ने में नींद नहीं आती है, टाइम सेव होता है, और रिकैप करना आसान होता है। तो इन पॉइंटर्स को आप 50 बार भी रिकैप कर सकते हो। लेकिन लैंग्वेज पढ़ दी ना मैंने, लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते सकते, ओहो क्या बर्डन डाल दिया, किसी ने दिमाग पे पत्थर फेंक दिया। समझ में आई मेरी बात? तो इसीलिए वी नीड टू प्रिपेयर नोट्स, और नोट्स हमेशा इसी फॉर्मेट में हम बनाएंगे जिसमें मैं आपको आइडिया देती रहूंगी स्टार्टिंग में कि कैसे बनाना है, फिर आप यूज टू हो जाओगे कि हमें एकदम समरी नोट्स बनाने हैं जिसमें लैंग्वेज कंप्लीटली एलिमिनेट हम करेंगे, और फिर एग्जाम में सबको एक साथ फ्रेम करके और रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, यह बता दूं मैं आपको, कहीं आपने सोचा मैंने समरी नोट्स बनाया बस वैसे कि वैसे चेप आया एग्जाम के अंदर, तो वो एग्जामिनर सोच रहा है ये क्या लिख दिया। तो एग्जाम के अंदर आपको प्रॉपर लैंग्वेज ही फ्रेम करनी पड़ेगी। एम आई क्लियर? बढ़ लें आगे, चलो याद हो गया कि सबको? तो जल्दी से बता दो फटाफट से, इस पॉइंटर में क्या क्या बातें पढ़ी। नंबर 1, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, खुद का ओन नेम है। नंबर 2, इन इट्स ओन नेम। नंबर 3, कॉमन सील हो सकती है, मर्जी है। नंबर 4, एसेट होल्ड कर सकती है अपने ओन नेम में, वो क्या होगी, उसके मेंबर से अलग है, और अलॉन्ग विद इसके सारे कांडों के लिए खुद ही जिम्मेदार होगी। ऑल सेट है? ठीक है, गुड वन। देखो विल ट्राई क्लास में याद हो जाए, मैं घर के लिए बिल्कुल बर्डन नहीं देती हूँ आप लोगों को, सिर्फ एक ही काम है, घर पे जाके समरी नोट्स बनाने हैं। अब वैसे तो अभी इतना मौका मिलेगा क्लास में बन जाएंगे, अभी तो एकदम स्लो मोशन में हम लोग, ताकि एक बार यूज टू हो जाए, कंफर्ट जोन में आ जाए हम लोग, तो आपके क्लास में बन जाएंगे। घर के लिए तो सिर्फ 2 मिनट जाके देख लेना बस कि क्या पढ़ाया था आज, बस। चलो नेक्स्ट आगे देखो, द शेयर होल्डर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी। एजेंट समझते हो, प्रिंसिपल एजेंट? अच्छा, प्रिंसिपल एजेंट का क्या रिलेशनशिप होता है कि एजेंट ने जो भी एक्ट किया है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पता है ये बात सबको? पक्का श्योर? लेकिन उसके लिए एजेंट ने अपनी औकात में रह के काम किया होना जरूरी है, राइट है ना? अगर ही एक्सीड्स हिज पावर तो प्रिंसिपल लाइबल होता है क्या? नहीं। चलो जी ठीक है, अब आई एम द मेंबर ऑफ एनी कंपनी, से डॉक्टर रेड्डीज, नाम सुना है सबने? फार्मा की बहुत बड़ी कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, दवाइयां आती है भाई उसकी। चलो अब मैं डॉक्टर रेड्डी की मेंबर हूं, और मैंने क्या कर रखा है, कंपनी के शेयर खरीद करके कंपनी के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आ गई। तो अगर मैं डॉक्टर रेड्डी के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाऊं, तो क्या डॉक्टर रेड्डी बाउंड हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट से? जो सोनम जी करके आ गई कॉन्ट्रैक्ट, अब तो हम बाउंड हो गए। अरे कौन सोनम? कंपनी बोलेगी किसने बोला था सोनम जैन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? घोर बेइज्जती। इसका मतलब एजेंट नहीं हूं मैं कंपनी की, आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। मेंबर्स एजेंट नहीं होते हैं, एंड सो दे कैन नॉट बाइंड इट बाय देयर एक्ट्स। द कंपनी डज नॉट होल्ड इट्स प्रॉपर्टी एज एन एजेंट और ट्रस्टी फॉर इट्स मेंबर्स। और साथ ही में कंपनी भी मेंबर्स के एजेंट नहीं है, और जो भी एसेट होल्ड करती है कंपनी, वो मेंबर्स के ट्रस्टी की तरह होल्ड नहीं करती है। किसकी तरह होल्ड करती है फिर? कैसे होल्ड करती है फिर? बोला मेंबर्स के ट्रस्टी नहीं है, तो फिर क्या है? फिर क्या है? ओनर है, एक्चुअल ओनर है। कंपनी अपनी एसेट की एक्चुअल ओनर है। अभी ऊपर पढ़ा ना, अपनी एसेट होल्ड कर सकती है कंपनी, तो क्या वो शेयर होल्डर्स की ट्रस्टी है क्या कि भाई मैंने आपको अपनी एसेट संभला दी है? इट्स जस्ट लाइक दैट, ऐसा थोड़ी ना है। वो एसेट किसकी है? कंपनी की खुद की है। कंपनी अपने नाम पे अपनी एसेट को होल्ड करती है, तो ना तो कंपनी मेंबर्स के एजेंट है और ना ही मेंबर्स कंपनी के एजेंट है। Whether this concept is clear to everyone?
Okay, then what it says, and they cannot sue to enforce its right nor can they be sued in respect of its liability. तो ना तो मेंबर्स पे कंपनी के जो भी लाइबिलिटीज उसके लिए केस फाइल किया जा सकता है और ना ही मेंबर्स कंपनी के कंसर्न में कोई और ऑब्लिगेशन उनमें आएगी. तो कंपनी की ऑब्लिगेशन कंपनी की है. ये ऊपर वाली बात को ही वापस से और इलेबोरेट कर रहा है कि कंपनी की एसेट्स हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज है, उनके लिए मेंबर्स को सू करने की कोई जरूरत नहीं होगी. ठीक है, चलो आगे देखो. Thus, incorporation is act of, किस बात का एक्ट है? फॉर्मिंग अ लीगल कॉर्पोरेशन एज अ juristic person. इनकॉर्पोरेशन से क्या बनता है? एक लीगल पर्सन बन गया, एक सेपरेट एंटिटी बन गई है जो लॉ की आइज में एग्जिस्टेंस में होता है. देखो, नेचुरल बर्थ तो होता नहीं कंपनी का, लीगली एग्जिस्टेंस में आई है, हमने आरओसी के पास जाके इनकॉर्पोरेशन करा लिया और कंपनी बन गई, तो इसलिए इट इज कॉल्ड अ लीगल पर्सन. A juristic person is in law also conferred with rights and obligation and is dealt in accordance with the law. और क्योंकि ये लीगल पर्सन है इसलिए इसके कुछ लीगल राइट हैं और लॉ के अकॉर्डेंस में ये काम करने के लिए बाउंड भी होगा. चलो वापस से स्टोरी रिकैप करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, या फिर इसको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी बोला जा सकता है. चलो, फर्स्ट पॉइंटर ओन नेम. नंबर 2 एक्ट इन ओन नेम. नंबर 3 कॉमन सील मे हैव. नंबर 4 एसेट्स शैल हैव इन इट्स ओन नेम. नंबर 5 लायबिलिटीज खुद की होगी, उसके लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं है. नेक्स्ट पॉइंटर दैट इज व्हाट members are not agents of the company as well as company is not agent of the member. So members can't be sued for the liabilities or obligations arising against the company. तो कंपनी की liabilities and obligations के लिए कौन जिम्मेदार है? कंपनी खुद. रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी कौन सी पर्सन बन गई है? ज्यूरिस्टिक पर्सन, लीगल पर्सन बन गई है. और लीगल पर्सन बनते ही इसको कई सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज मिल गए हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? ज्यूरिस्टिक पर्सन बनने की वजह से क्या हो रहा है? लीगल एंटिटी हो गई है. ये क्या हो गई है? एक लीगल एंटिटी हो गई है. बोलो यहां तक की स्टोरी सबको समझ में आई क्या? और ये किसके हिसाब से काम करेगी? एज पर लॉ. एज पर लॉ कंपनीज एक्ट के हिसाब से काम करेगी. चले, इन अदर वर्ड्स एंटिटी एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन बट only through a designated person whose acts are proceeded within the ambit of law. अच्छा एक बात बताऊं, कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है, हमें पता है, खुद से काम तो कर नहीं सकती, तो कंपनी लोगों के साथ रह करके ही काम कर सकती है. तो जो लोग कंपनी के लिए काम करते हैं वो कौन होते हैं? डायरेक्टर्स. नेचुरल, यस डेफिनेटली. वो कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं. तो इसीलिए वो कौन है? डेजिग्नेटेड पर्सन है. क्या कोई भी पर्सन आकर कंपनी के लिए काम कर सकता है? नो. वो सिर्फ डेजिग्नेटेड पर्सन ही है जिनके थ्रू कंपनी काम कर सकती है. दोज डेजिग्नेटेड पर्सन आर हुम? डायरेक्टर्स. दीज आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. ऑल सेट? लाइव वाले बच्चों को ऑल सेट है क्या? सुन रहे हैं सब? यस मैम. फाइन. देशना, कीर्ति, महक, माही, प्रज्ञा, तमन्ना, ऑल सेट? गुड वन. कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन अगर आप लोग को आ रहा है इमीडिएटली बोल देना. जब तक हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा. ठीक है, तो आप लोग बोलते रहिए इमीडिएटली, साथ साथ में मेरे साथ बोलोगे, जितना आपको याद भी होगा क्लास में, अटेंटिव भी रहोगे. ठीक है, चलो अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी पढ़ेंगे. शायद आपने नाम सुना होगा. दैट इज व्हाट सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड. सबके फेशियल एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, सबको नाम सुना हुआ है. अच्छा, किस किस को इस केस के बारे में पता है? आपको पता है, एंड आपको भी पता है, आपको भी पता है, एंड हु एल्स? अच्छा, बाकी लोग भूल गए. अच्छा बेटा, ट्राई करोगे आप? जितना भी पता, टूटा फूटा जैसा भी. ओके, खुद ने होल्ड कर लिए. ठीक है, ओके. हम्म. अच्छा, ओके. शेयर होल्डर्स को तो फिर लास्ट में मिलता है पेमेंट.
अच्छा थोड़ा फैक्ट्स हिल गए, चलो कोई नहीं, इट्स ओके, एटलीस्ट यू ट्राइड, दैट इज गुड। आप सुनाएंगे? यस। ओके, ठीक है, गुड। हम्म। अनसिक्योर्ड डेट्स। हम्म। मैं भी एक डिबेंचर होल्डर हूँ। हम्म, ठीक है। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। ओके, चलो गुड अटेम्प्ट। यस, आप बताएंगे बेटा? ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। एक्चुअली डिबेंचर होल्डर, एक्चुअली मैं आपको एक फैक्ट क्लियर कर देती हूँ, शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पेमेंट मिलता है। अगर कुछ बच जाए, सबका लाइबिलिटीज वगैरह पेमेंट हो जाए उसके बाद, पहले हमारे जितने भी सिक्योर डेट्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स वगैरह जो होते हैं उनको, फिर अनसिक्योर्ड वालों को, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एंड देन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलता है ना? तो यहाँ पे शेयर होल्डर नहीं, डिबेंचर होल्डर की बात है। यस, यस, बिल्कुल सही बात है। नहीं, सोलोमन में मरा थोड़ा ना था वो। हाँ नहीं, शेयर, हाँ शेयर होल्डिंग उनके पास थे बिल्कुल, बच्चों के पास भी थे। तो सब लोग, पूरी फैमिली की ही कंपनी थी एक्चुअली। चलो अब मैं स्टोरी सुना देती हूँ आप लोगों को, क्या था फाइनली। काफी कुछ आप लोगों को याद आ गई है, दैट इज गुड। तो सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम की बात है, देयर वाज अ पर्सन मिस्टर सॉलोमन, ही वॉज रनिंग अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, है ना? लेकिन वो बिजनेस जो कर रहे थे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में कर रहे थे, ठीक है? अब सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न आपको पता ही है, लिमिटेड कैपिटल, है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो उनका बेटा थोड़ा पढ़ लिख गया था ज्यादा, तो उसने अपने डैड को एडवाइस दिया, जैसे आप लोग अभी लॉ थोड़ा जान जाओगे तो घर वालों को एडवाइस दोगे कि नहीं दोगे, ये करो वो करो, एग्जैक्टली ऐसे सोलोमन ने अपने डैड को एडवाइस दिया, डैड क्या कर रहे हो यार, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में बिजनेस चला रहे हो यार, हद हो गई है। चलो बिजनेस को हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता नहीं है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी आपकी। अभी अगर हम कंपनी बना लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड, है ना? तो ये सोच करके सोलोमन के डैड को लगा सही बोल रहा है यार एकदम। तो इन्होंने व्हाट दे डिड, सोलोमन ने जो अपने बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था उसको दे कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, कंपनी को बेच दिया, एंड दे फॉर्म अ कंपनी कॉल्ड सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब आप अपना बिजनेस बेच रहे हो तो बदले में क्या लोगे, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन जो इन्होंने लिया, तो कंसिडरेशन कितना डिसाइड हुआ, 38,782 यूरोस, ठीक है? अब ये कंसिडरेशन कैसे कैसे पे हुआ, कंसिडरेशन में से 10,000 यूरोस के तो सिक्योर्ड डिबेंचर मिले, सिक्योर्ड, और 20,000 यूरोस के इक्विटी शेयर मिले, ठीक बात? 30,000 का सेटलमेंट हो गया, बाकी जो बैलेंस बचा था ना 8,782 बैलेंस, वो कैश में ले लिया उन्होंने। कैसे ले लिया उन्होंने, चलो जी ओके भाई। अब जो ये कंपनी बनी, कंपनी के लिए क्या जरूरी है, मेंबर्स। तो मेंबर्स कौन कौन बने, देखो जी, मेंबर्स बने बीवी, डॉटर, 4 बेटे, ये सब मेंबर्स बन गए, और मतलब पूरी फैमिली खुद तो बने और साथ में ये सब लोग भी बन गए, तो पूरा परिवार ही मेंबर था। और डायरेक्टर कौन था, सोलोमन खुद और उनके बेटे, ये सब लोग क्या बन गए, डायरेक्टर्स बन गए। डायरेक्टर्स भी खुद ही, मेंबर्स भी खुद ही, बस कुछ नहीं किया, एक एंटिटी चेंज कर ली, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ओके। और क्रेडिटर भी खुद ही, क्रेडिटर क्यों थे खुद, हाउ क्रेडिटर, डिबेंचर्स लेते ना, सिक्योर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर्स, इसलिए कंपनी के क्रेडिटर भी हैं, मेंबर्स भी हैं और डायरेक्टर्स भी हैं। अच्छा अब देखो ऐसा है, सबके दिन एक जैसे नहीं होते ना, दिन बदलते हैं, है कि नहीं?
आपने ऐसे देखा है क्या टाइम बदलते हुए? कब देखा था बताओ? वैसे तो सबने देखा है, सबने देखा है। अभी सब लोग कितने 16-17 साल के तो हो गए हो, 17 साल 18 साल के आसपास पहुंच गए, तो अपने 17-18 साल की लाइफ में टाइम बदलते हुए देखा है आपने? चीजें चेंज हुई हैं? कोई बताना चाहेगा मुझे? फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई। अच्छा, लाइफ चेंज हो गई। ओके, प्रोफेशनल लाइफ में आ गए अभी तो ठीक है, एंटर मारा है हमने, तो अभी पता चलेगा प्रोफेशनल लाइफ क्या है। अच्छा, ओ ओके, और क्या चेंज आया? जो जो पीजी में रहते हैं उन लोगों ने तो काफी चीजें चेंज देखी होंगी, है ना? क्या क्या चीजें चेंज लाइफ में, क्या बदल गया? खाना खुद बनाना पड़ता है। ऐसे मम्मी आगे पीछे घूमती रहती है, ये खा लो वो खा लो, क्या खाओगे? बीमार हो जाते हैं तो भी हमें खुद को ही अपना ध्यान देना पड़ता है ना? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो लाइफ चेंज हो जाती है। और घर पे जाते हैं तो हम एकदम राजा बन जाते हैं एकदम। अच्छा, जो जो लोग यहाँ पे होम टाउन में खुद ही यहाँ ही रहते हैं, जयपुर के ही हैं, वो लोग क्या करते हैं घर पहुंचते हैं? मैं बताती हूँ क्या करते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट से घर पहुंचे, बोरिया बस्तर फेंका, और ऐसे पसड़ जाएंगे एज इफ कि हम पहाड़ तोड़ के आए हैं आज तो। बहुत थक गए मम्मी, है ना? कुछ क्या बनाया है यार, क्या लौकी की सब्जी रोज रोज बना देते हो, कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाया? ये कॉमन डायलॉग्स है हमारे। आज तो भाई मम्मा आप कुछ अच्छा सा बना दो यार मेरे लिए, मेरा मूड नहीं कर रहा, इतना सारा बर्डन मिल गया पढ़ाई का, पढ़ाई स्टार्ट हो गई मेरी वापस से, मतलब ऐसे ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है, पढ़ाई स्टार्ट हो गई, कुछ अच्छा बना दो। होता है ऐसा? कौन कौन करता है ऐसा? अच्छा, सब पीजी वाले हैं क्या यहाँ पे? अच्छा, घर वाले ऐसे नहीं करते? नहीं करते? क्या बात है, बहुत प्यारे बच्चे हैं फिर तो क्या करते हैं फिर हम? क्या करते हैं बेटा? सीरियसली? अरे क्या बात है, तो बहुत प्यारे बच्चे हैं फिर तो। अच्छा, चलो, मतलब मैं गलत क्लास में गलत एग्जाम्पल दे रही हूँ फिर तो। ओके फाइन, दैट्स ओके। अभी यहाँ पे जिंदगी बदल जाती है, इससे मतलब मेरा क्या था? अभी आपने कोविड टाइम देखा था सबने? कोविड, कोविड में लोगों की जिंदगी बदल गई। लोगों के फैमिलीज में इतनी कैजुअलिटी अगर हो गई है, कोविड के टाइम में हुई थी। अच्छी भली चलती हुई फैमिली सडनली पूरी फैमिली खत्म, या पेरेंट्स खत्म हो गए, बच्चे रह गए, तो लाइफ चेंज हो गई। तो लाइफ बहुत जल्दी चेंज होती रहती है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक लाइफ साइकिल चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? वैसे तो कंपनी बिजनेस बहुत शानदार कर रही थी, एकदम एवरीथिंग वाज गुड, सडनली बिजनेस लॉस में आ गया। और जैसे बिजनेस लॉस में आया, तो बहुत सारी लाइबिलिटीज कंपनी पे अराइज हो गई, और धीरे 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 कंपनी कहां पहुंच गई? वाइंडिंग अप में पहुंच गई। कहां पहुंच गई? और जब कंपनी का वाइंडिंग अप लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ, तो व्हाट हैपन, कंपनी में कुछ ऐसी सिचुएशन थी। कंपनी की एसेट्स कितनी थी? ओनली 6050 यूरोज। कितनी एसेट्स थी? 6050 यूरोज। और लाइबिलिटीज कितनी थी? बाप रे बाप, 10,000 यूरोज तो सिक्योर्ड डिबेंचर जो उनके ये थे, ये वाले, है ना? और आउटसाइडर्स के भी कुछ लाइबिलिटीज थी, दैट वाज 8,000 यूरोज। 8,000 यूरोज किसके हैं ये? अनसिक्योर्ड ट्रेडर्स के। तो 18,000 यूरोज की लाइबिलिटी के बदले में एसेट कितनी है? कांड हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। तो अब जब भी देखो चीजें कम हो जाती है ना, शॉर्टफॉल, तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है ना? हर कोई बोलते ये मेरा है, वो बोलते नहीं मेरा है, ऐसे लड़ने लग लगे दोनों। सिक्योर्ड वाले बोलते नहीं हमको मिलेगा, अनसिक्योर्ड वाले बोलते नहीं नहीं हमको दे दो पैसा। तो अभी दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो गया, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई थी, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया था। लिक्विडेटर सेड कि भैया नॉर्मल हायरार्की पेमेंट की पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पेमेंट मिलेगा, और अगर फिर कुछ बच जाए तो अनसिक्योर्ड वालों को। तो अनसिक्योर्ड वाले डिस्प्यूट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे? ये सोलोमन कंपनी जो है ना, ये किसकी है? सोलोमन की तो है, ये पूरे घर वाले तो इसके मेंबर हैं, यही तो डायरेक्टर है। अब जो लॉस हुआ है तो वो भुगते ना, हम तो बाहर वाले हैं यार, हमारा क्यों लॉस करा रहे हो? तो दोनों लड़ने लग गए, और लड़ने लग गए तो कहां पहुंचेंगे? कोर्ट में। मामला कोर्ट में पहुंच गया, तो वही वापस से डिस्प्यूट चल रहा है। वो बोल रहे नहीं पहले हमें दो, ये वो। तो कोर्ट ने बोला अरे भाई शांति रखो, आप जो बोल रहे हो कि ये सोलोमन और उसकी फैमिली एक ही है, ये गलत बात है।
कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग हैं, इवन डिबेंचर होल्डर्स भी अलग हैं, ये सब लोग सेपरेट सेपरेट माने जाएंगे। और नॉर्मल पेमेंट हायरार्की यही होती है कि पहले पेमेंट सिक्योर्ड वालों को मिले और बाद में अनसिक्योर्ड वालों को मिले, ऐसा ही होता है। तो इसलिए कोर्ट सेड कि इवन दो सॉलोमन की कंपनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे पहले सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को ही पेमेंट मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा 6050 यूरोज किसको पे किए जाएंगे? सॉलोमन को। मतलब आउटसाइडर्स को कुछ भी, तो कंपनी बनाने से फायदा हो गया, बच गए, नहीं तो पूरे के पूरे लॉस खुद को ही भुगतने पड़ते। तो यहाँ पे कुछ तो वसूली हुई और आउटसाइडर बेचारे देखते रहो। ठीक है, बात समझ में आ गई केस में? तो देखो, unsecured creditors demanded entire payment from the assets on the ground that Solomon, as a principal beneficiary, was ultimately responsible for the debts। क्योंकि ultimately बिजनेस तो उसी का था, ओनरशिप उसी की है, तो वही भुगते लॉस को। पर जब मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट established that company has a separate legal entity and the Solomon can claim the amount। Solomon can claim the amount। चलो हम लोग पूरा स्टोरी वापस से रिकैलकुलेट करते हैं क्या क्या हुआ। नंबर 1, सबसे पहले स्टेप 1, सॉलोमन का क्या था? शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसको उन्होंने किस में कन्वर्ट किया? तो कंपनी को अपना बिजनेस बेचा तो दे गॉट अ कंसिडरेशन। कितना कंसिडरेशन मिला? ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 38,000 यूरोज का, जिसमें से 10,000 यूरोज के तो सिक्योर डिबेंचर्स इनको मिले, 20,000 यूरोज के पूरी शेयर मिले, अनबैलेंस कैश मिला। इस कंपनी का शेयर होल्डर, डायरेक्टर और क्रेडिटर सभी कौन थे? फैमिली थी। ओके, देन सडनली टाइम चेंज्ड एंड दे occurred so many losses, so company went into liquidation। or when company went into liquidation, the company had a very critical situation। company had an asset of only 6,000 euro in comparison to liability of 10,000 and 8,000 अप्रॉक्स। मतलब अप्रॉक्स लिख देना, एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है। तो अब लड़ाई हो गई, अनसिक्योर्ड वाले बोलते पहले हमें तो, सोलोमन तो कंपनी का ही बंदा है, कंपनी उसी की है। तो लड़ाई करके कहां पहुंच गए? कोर्ट ने क्या बोला? सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसीलिए हम सोलोमन को अलग मानते हैं और इसीलिए प्रायोरिटी में सिक्योर्ड वालों को ही पहले पेमेंट मिलेगा। अब याद हो गया सबको? पक्का सुना सकते हो? कौन कौन सुना सकते हैं? हैंड रेस करके बताओ जल्दी। गुड वन। अभी भी कुछ लोग ऐसे, डोंट हेजिटेट इन माय क्लास, मेरी क्लास में बिंदास रहो, दिल खोल के बात करो, चाहे टूटा फूटा ही आंसर आए, आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे आपके अंदर का डर खत्म करना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? तो बिंदास बोलना है मेरी क्लास के अंदर, ठीक है? अब बिंदास बोलना है मतलब पढ़ाई के बारे में बोलना है। पता चला, बोला था आपने बिंदास बोलना है, बोल दिए हम तो। चलो, let's move further to the next case study, that is what Lee versus Lee's Air Farming Limited। ये भी नाम सुना है सबने? सबने सुना है? अच्छा, आधे लोग सिर हिला रहे हैं, आधे लोग नहीं हिला रहे हैं, तो चलो कोई नहीं। किसी को पता है इस स्टोरी के बारे में? नन ऑफ यू पता है? याद नहीं आ रहा, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, लाइव वाले बच्चे भी है ना, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर कुछ बताना चाहे तो। लाइव वाले बच्चे कुछ बताना चाहेंगे क्या? तेष्णा, कीर्ति, महक, माही, प्रज्ञा, तमन्ना, एनी वन ऑफ यू? चलो फाइन, मैं ही बता देती हूँ। अच्छा, व्हाट हैपन इन दिस केस, अगेन वंस अपॉन अ टाइम की बात है। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर ली, ही वाज अ पायलट। अच्छा, रिटायर हो गए थे, तो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने सोचा कि यार कुछ तो किया जाए, कुछ क्रिएटिव, कुछ न्यू, है ना? ऐसे क्या, ऐसे घर में बैठे रहो यार, क्या अच्छा लगता है? अब पायलट है तो ऑब्वियसली कितनी लाइफ इनकी एकदम चैलेंजेस से भरी हुई होती है, पायलट्स की ऑलरेडी। तो उन्होंने क्या, लाइफ में जब तक चैलेंज नहीं तो क्या मजा, घर में बैठे हैं, सो रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या ही। ऐसे सपोज आपको बोल दिया जाए कि आप 24 घंटे घर में बैठ करके फोन चलाओ,
कितने दिन अच्छा लगेगा? एग्जाम खत्म होने के एक आध दिन बस, है ना? और फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा कि अरे ये क्या है यार, कुछ तो करें। बोर्डम हो जाता है ना। एग्जैक्टली जो मिस्टर ली थे उनको बोर्डम हुए, उन्होंने कहा, ये क्या है? तो उन्होंने सोचा कि चलो लेट्स मेक अ कंपनी। ही फॉर्म्ड अ कंपनी एंड दैट वाज एन इंटरेस्टिंग कंपनी जिसमें एरियल टॉप ड्रेसिंग हुई, मतलब ऊपर से जो फ्लाइट्स हैं उनके थ्रू फार्मिंग करेंगे। एरियल फार्मिंग मतलब सीड्स जो है ऊपर से डाले जाएंगे। इस तरह के यहाँ पे न्यू इन्वेंशन के साथ कंपनी फॉर्मेशन की गई। तो मिस्टर ली ने फॉर्म्ड अ कंपनी कॉल्ड ली एयर फार्मिंग। कंपनी का नाम ही है एयर फार्मिंग। इसका मतलब यहाँ पे एरियल फार्मिंग हुई। आप सोचो फार्मर्स को पूरे लैंड पे सीडिंग करने के लिए कितना, पहले पूरी लैंड कल्टीवेट करेंगे और फिर उसके बाद एक एक रो में जाकर के सीड्स डालेंगे। अगर ऊपर से वो काम होगा तो स्पीड अप होगा कि नहीं होगा? मेहनत बचेगी कि नहीं बचेगी? ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बोला यार हम पायलट्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर एरिया में ही अपनी फ्लाइट्स को घुमाएंगे और वहां पे ऊपर से इंस्ट्रूमेंटल जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सारे काम करेंगे। वाटर करना है ऊपर से डालेंगे, सीड्स डालने ऊपर से डालेंगे। कितने कम टाइम में क्या मस्त यहाँ पे फार्मिंग हुई है। लोगों के आइडियाज गजब के होते हैं। तो कंपनी बना दी उन्होंने। इस कंपनी में एरियल टॉप ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने रखा, इस कंपनी का एमडी कौन था? मिस्टर ली खुद। साथ ही में कंपनी के 3000 शेयर्स में से 2999 शेयर्स किसने होल्ड कर रखे? तो अंत पंत पूरा स्टेक इनके पास ही है। वो तो कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, इसके चलते इनको एक शेयर किसी और को देना पड़ गया। अदरवाइज तो एक तरह से 100% स्टेक इनके पास ही है। देन साथ ही में कंपनी के क्या थे? चीफ पायलट। एंटायर करता धरता यही है कंपनी के। मेंबर भी यही है, एमडी भी यही है, चीफ पायलट भी यही है, सब कुछ यही है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कर रखा था? अपने एम्प्लॉयज का, अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा रखा था। काय को? कैजुअलिटी हो जाए। भैया आप एयर फार्मिंग कर रहे हो, कल को फ्लाइट में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, फ्लाइट क्रैश हो जाए, तो वहां पे बचने का कोई स्कोप नहीं होता। इंसान मरेगा ही फिर। अगर फ्लाइट क्रैश हो गई तो उनकी, देखो अब उनको तो कोई कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट उनकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए एम्प्लॉयज का क्या करा रखा था? इंश्योरेंस करा रखा था। अब एक दिन क्या हुआ, सडनली मिस्टर ली ऐसे ही एयर फार्मिंग कर रहे थे और उनकी फ्लाइट हो गई क्रैश। और फ्लाइट क्रैश होते ही इमीडिएटली उनकी क्या हो गई? डेथ। अब मिसेस ली, उनकी वाइफ जो है, वो बहुत दुखी हुई अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। अकेली हो गई, कोई नहीं था उनकी लाइफ में। जैसे तैसे खुद को संभाला और उन्होंने सोचा कि यार चलो ठीक है, अब हस्बैंड तो नहीं है लेकिन अब फाइनेंशियल लाइफ को चलाना है तो फाइनेंशियल एड तो चाहिए ही होगी। तो इसके लिए मिसेस ली जो है वो कंपनी के पास पहुंची कि भाई एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन डिमांड करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी एज यूजुअल मना ही करती है। इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया कॉम्पनसेट करने के लिए मिसेस ली को। और पता है ग्राउंड क्या था? बहुत ही खतरनाक ग्राउंड। व्हाट वाज द ग्राउंड? कि भाई आपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा रखा है और मिस्टर ली एम्प्लॉय नहीं थे, एम्प्लॉयर थे। मिस्टर ली कौन थे? क्योंकि वो कौन है कंपनी के? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर होने की, क्योंकि एक ही पर्सन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों नहीं हो सकता, और इसीलिए मिस्टर ली जो है वो एम्प्लॉय नहीं है, और एम्प्लॉय है ही नहीं तो उन पे इंश्योरेंस कवरेज एप्लीकेबल। लो जी भाई, मिसेस ली वैसे ही दुखी थी और दुखी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने और दुखी कर दिया। तो मिसेस ली कहाँ पहुंचेगी फिर? कोर्ट पे। आपको क्या लगता है कोर्ट ने क्या बोला होगा? क्या क्लेम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्या ग्राउंड है? क्या ग्राउंड है कि उनको मिलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात हो रही है। इंश्योरेंस कंपनी का तो एकदम प्रॉपर एलिगेशन है कि मिस्टर ली एम्प्लॉय नहीं है, वो तो एम्प्लॉयर है, तो इसीलिए यहाँ पे उनको तो कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलना ही नहीं चाहिए, कवरेज ही नहीं है। ऐसा बोल रही है इंश्योरेंस कंपनी। चलो मैं सबसे पूछूं, आप लोग क्या क्या सोचते हैं?
तो शेयर होल्डर हुआ, फिर भी ओनर ही हुआ, एम्प्लॉय कैसे हुआ? हाउ? तो मतलब आपके हिसाब से मिस्टर ली एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर नहीं है, ऐसा? एम्प्लॉय कंपनी है? अच्छा, एम्प्लॉयर कंपनी है और मिस्टर ली एम्प्लॉय है। ओके, इसका मतलब वो कंपनी के एम्प्लॉय हो गए और इसलिए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ओके, गुड अटेम्प्ट। यस, और इसे जो भी मन में आता है चेप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर गलत ही तो होगा हद मार के। कुछ नहीं बोलेंगे हम। बोलो बोलो। मिलना चाहिए कॉम्पनसेशन, रीजन बता सकते हैं? हाँ नहीं, प्लेन तो चला ही रहते हैं ऑब्वियसली। एम्प्लॉय थे वो? कैसे बोल सकते हो आप एम्प्लॉय थे? क्योंकि वो चीफ पायलट थे। क्योंकि वो क्या थे? चीफ पायलट। और आपका आंसर परफेक्टली ऑल राइट था। एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी। एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी। भैया कंपनी अपॉइंट कर रही है सबको। और देखो, अगेन एमडी अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, एम्प्लॉय अलग है। कंपनी ने सबको एम्प्लॉय अपॉइंट किया हुआ है, तो चीफ पायलट का अग्रीमेंट हुआ हुआ है, उनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, दिस इज एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट। तो क्योंकि वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो इसीलिए डेफिनेटली वो यहाँ पे कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल्ड है। अगर मान लो ये चीफ पायलट नहीं होते ना, और सिर्फ वैसे ही एज एमडी वो फ्लाइट चला रहे होते और क्रैश हो जाता, तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलता उनको। अग्रीमेंट होना जरूरी था। आ रही बात समझ में? तो व्हाट इट सेज, मिसेस ली claimed compensation for death of her husband during employment. So the company opposed the claim on the ground that Lee was not a worker, as the same person could not be the employer and the employee as well. But court ने बोला, court held that Lee was a separate person from the company he formed and his widow was entitled to get the compensation. क्या दोनों केस स्टडी समझ में आई आप लोगों को? पहली केस स्टडी का नाम क्या था हमारा? सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन कंपनी लिमिटेड। और दूसरा केस कौन सा हुआ? ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी। अच्छा, ये दोनों ही किसके केस स्टडी पढ़े हमने? सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, एक ही बात है। और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में क्या क्या की फीचर्स निकल गए? नंबर 1, ओके, एसेट्स होल्ड कर सकते हैं, कॉमन सील होल्ड कर सकते हैं, लाइबिलिटी इनकी खुद की होती है, मेंबर्स इनके एजेंट नहीं है, और ये मेंबर्स के एजेंट नहीं है, और लीगल पर्सन है, जुडिक्स पर्सन है, और इसकी वजह से ये लॉ से गवर्न होते हैं। इनके सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस किसके हिसाब से होंगे? लॉ के हिसाब से होंगे। ऑल सेट? दोनों केस स्टडीज एकदम अच्छे से याद हो गई सबको? और लाइव वाले बच्चों को याद हो गई दोनों केस स्टडीज? लाइव वाले बच्चों अनम्यूट करके, यस, ओके, Yes, ma'am. फाइन, फाइन, ठीक है। जितना ज्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड करोगे मजा आएगा खुद को भी। तो मैं केस स्टडी अब पूछ लूं? चलो, कौन सुना रहा है मुझे यहाँ से? हाँ जी, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। ठीक बात है, ठीक बात है। हम्म, हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, फ्लाइट जो है क्रैश हो जाती है, हाँ। हम्म, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ, ठीक बात है। हम्म,
बिल्कुल सही बात है। चीफ पायलट थे, एम्प्लॉय थे, डेफिनेटली सेपरेटली, हाँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसलिए कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। परफेक्ट बात है, याद हो गया कि सबको केस स्टडीज। चलो, तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था, दैट वाज सेपरेट लीगल एंटिटी। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टार्ट करें, दैट इज व्हाट कंपनीज एंड। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने टाटा मोटर्स कंपनी देखी है? टाटा मोटर्स, हाँ, फोटोज में देखी है? किस किस ने फोटो में देखी है? आपने देखी है, आपने भी देखी, सबने देखी है फोटो में। अच्छा, रिलायंस फोटो में देखी है। अडानी एंटरप्राइजेस, अच्छा नाम नहीं सुना होगा। टाइटन, टाइटन सबने देखा है। अच्छा, कैसे दिखती है टाइटन कंपनी? अच्छा, रिलायंस कंपनी कैसी दिखती है? गोरी है कि काली है कि कैसी है? अच्छा, कहाँ देखा था आप लोगों ने? कहीं डिनर करते वक्त देखा होगा या कहीं देखा है क्या? अरे कैसे देखोगे कंपनी को? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई नहीं देख सकता कंपनी को। कहाँ देखा था कंपनी को, पता ना? हम कंपनी का ऑफिस देख सकते हैं, कंपनी के एमडी देख सकते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं देख सकते हम टाइटन की वॉचेस देख सकते हैं, टाइटन के शोरूम्स देख सकते हैं, टाइटन के ओनर्स देख सकते हैं, लेकिन टाइटन कैसे देखेंगे? क्योंकि टाइटन क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। एकदम अच्छे से ना, हमने देखा है, हम देखे थे। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इन द आईज ऑफ लॉ ही इनका एग्जिस्टेंस होता है। दे कैन नॉट बी सीन, टच्ड, फील, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ लॉ की आईज में एग्जिस्टेंस होते हैं। देखें, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law. It is not a human being, but it acts through human beings. पता है ये बात? ठीक है। It is considered as legal person who can enter into contracts, possesses properties in its own name. वापस रिपीट हो गई बातें। Sue and can be sued by others, etc. वही सारी बातें वापस है, क्योंकि हर बार वही चीज चलेंगी। It is called an artificial person since it is invisible, intangible, existing only in the contemplation of law, in the eyes of law ही इसका एग्जिस्टेंस में होता है। जैसे आप और मैं एक दूसरे को देख सकते हैं, हम एक साथ घूमने जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, लंच पे जा सकते हैं, डिनर, पिकनिक, सब कुछ कर सकते हैं। किसी कंपनी को लेके जाएंगे, चलो हमारे साथ घूमने चलते हैं, गोवा घूम के आते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज कैपेबल ऑफ एंजॉइंग राइट्स एंड बीइंग सब्जेक्ट टू द ड्यूटीज। ऑल सेट? मीनिंग समझ में आ गया सबको? तो इसमें मेन मुद्दे की बात क्या है? कंपनी इज एन इंटेंजिबल और इनविजिबल, एंड इट इज एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ ओनली लॉ। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी रेपिटेशन है। अच्छा, इसका केस स्टडी बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ही मस्त केस है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर। नेम बोलो फटाफट से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ठीक है, अब ये केस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक वर्ड सीखना पड़ेगा, दैट इज इंडिजेंट पर्सन। कौन सा पर्सन? कौन सा पर्सन? इंडिजेंट पर्सन। अभी ये क्या होता है इंडिजेंट पर्सन? आई गेस सब लोग पहली बार सुन रहे हैं नाम, सब लोग। चलो, अच्छा आपको पता है कि कोई भी नॉन कंप्लायंस जो आप करते हैं किसी भी लॉ का, वो दो तरीके का होता है। नॉन कंप्लायंस, दो तरीके का होता है, सिविल और क्रिमिनल। सुना है ये बात आपने? ओके, सिविल एंड क्रिमिनल। अच्छा, कोई बता सकता है सिविल क्या होता है? सिविल प्राइवेट नेचर का, दो लोगों के आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मान लीजिए हमने गुड सप्लाई करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है, बेच रहा है, या रेंट का अग्रीमेंट हमने कर लिया है ना, या फिर कोई पैसे के लेन देन का मामला है, ये सब सिविल नेचर के होते हैं। एम्प्लॉय अपॉइंट करा है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, सब सिविल नेचर के, क्योंकि आपस के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। क्रिमिनल कौन सा होता है? पब्लिक एट लार्ज पे जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे चोरी चकारी, मर्डर वर्डर, है ना, ये सब क्या होते हैं? क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है। अच्छा, सिविल जो होता है, सिविल मामले, वो जब भी कोर्ट में जाते हैं ना, तो कोर्ट में आपको फी जमा करानी पड़ती है। क्या जमा करानी पड़ती है? कोर्ट फी।
क्रिमिनल में नहीं होता ऐसा, सिविल में होता है। जैसे मान लो, सपोज करो कि मैंने किसी को रॉ मटेरियल बेचा, और मैंने रॉ मटेरियल बेचा 1 करोड़ का, से लेट्स सपोज, और सामने वाले की नीयत खराब हो गई और अब वो गुड्स तो लेके बैठ गया है लेकिन मेरा 1 करोड़ नहीं दे रहा है, तो मुझे 1 करोड़ वसूल करना है उससे। तो मुझे 1 करोड़ वसूल करना है, तो व्हाट शुड आई डू? आई विल हैव टू सू हिम इन द कोर्ट। तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो कोर्ट बोलता है भाई 1 करोड़ वसूली करनी है ना, पहले कोर्ट फी जमा कराओ। अप्रोक्सीमेटली 10% की कोर्ट फी लगती है, अप्रोक्स बता रही हूँ मैं आपको। तो 1 करोड़ का 10%, भाई एक तो मैं लुटी भी हूं पहले से ही, 1 करोड़ तो मेरा पहले को खा के बैठा हुआ है, ऊपर से कोर्ट फी और दूं मैं 10 लाख रुपए की, मैं तो कंगाल हो चुकी हूँ, कहां से दूं? परेशानी में हूं बहुत जबरदस्त। तो ऐसे में मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करती हूं कि भाई मुझे ना ये कोर्ट फी पे करने से एग्जाम्पशन ग्रांट कर दो। मतलब हम बैगर बन गए हैं कोर्ट के सामने, भिखारी। अल्लाह के नाम पे केस एक्सेप्ट कर लो बाबा, है ना? कोर्ट फी पे करने के पैसे नहीं है हमारे पास, केस एक्सेप्ट कर लो बाबा, है ना? ऐसे तो ऐसी जो एप्लीकेशन लगाई जाती है ना कोर्ट के अंदर कि हमारे पास कोर्ट फी पे करने के पैसे नहीं है, उस इंसान को बोलते हैं इंडिजेंट पर्सन। क्या बोलते हैं उसको? बात समझ में आई मेरी? वैसे इन जनरल सिविल मैटर्स में यू आर सपोज टू पे दिस कोर्ट फी एज पर द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम अदर पार्टी। तो जितना पैसा आपको रिकवरी करना है उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको कोर्ट फी के फॉर्मेट में पे करना पड़ता है। एंड इफ यू से कि भैया हमारी हालत खराब हो चुकी है, हमारे पास सिर्फ हमारा एक मकान है रहने का, इसके अलावा हमारे पास कोई फाइनेंशियल लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, अब आप बोलो तो मकान बेच दें, मतलब आपकी कोर्ट फी देने के चक्कर में हम बेघर हो जाएं, ऐसे मत करो। अच्छा, अगर आपको लगे कि हमने फ्रॉड केस किया है तब बिकवा देना हमारा मकान, फिलहाल तो रहने दो। और अगर जीत गए फिर तो आपको पता चल ही गया कि गिल्टी कौन है, सामने वाला, तो उससे वसूल लेना। तो इस तरह की रिक्वेस्ट जो फाइल की जाती है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन एज एन इंडिजेंट पर्सन। ओके, गॉट इट एवरीवन? अब ऐसा है, क्वेश्चन ये रेज होता है कि इंडिजेंट पर्सन में जो पर्सन है, पर्सन, क्या वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ही होगा, नेचुरल पर्सन, या इसमें कंपनी भी फॉल कर सकती है? तो इस केस में यही डिसाइड हुआ था कि यस, कंपनी भी इस पर्सन में फॉल करेगी, क्योंकि कंपनी सू कर सकती है ना। तो जब सू कर सकती है तो फिर इंडिजेंट पर्सन की तरह भी वो सू कर सकती है। तो यहाँ पे इस पर्सन का इंटरप्रिटेशन वाइडर किया गया, और यहाँ पे सिर्फ नेचुरल पर्सन की बात नहीं होगी, यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी की भी बात की जाएगी। गॉट इट? देखो, whether a company is entitled to sue as an indigent person under CPC, तो कोर्ट ने डिसाइड किया यस, इट इज अलाउड। In this case, the question which arose before the court was whether a company is entitled to sue as an indigent person under CPC. The aforesaid order permits persons to file suit under code as a pauper. Pauper बोले तो poor. Pauper means poor. Indigent का मतलब भी वही होता है। If they are unable to bear the cost of litigation, तो अगर आप कोर्ट फी पे करने की कंडीशन में नहीं है तो आप एज अ पुअर पर्सन, एज एन इंडिविजुअल पर्सन एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो क्या यहाँ पे कंपनी भी परमिटेड है या नहीं है? तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला हाँ जी बिल। Appellant in this case had objected to the contention of the company which had sought permission to sue as an indigent person. तो भाई जब कंपनी ने इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन लगाई तो अदर पार्टी ने बोला कि भाई कंपनी इंडिजेंट पर्सन हो ही नहीं सकती, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन का मतलब सीपीसी में तो नेचुरल पर्सन होता है। तो द पॉइंट ऑफ कंटेंशन वाज द एपेलेंट बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट वाज नॉट अ पर्सन विद इन द परव्यू ऑफ ऑर्डर 33 रूल 1 of the code, and person referred to only natural person and not juristic person. ये किसने बोला? ऑपोजिट पार्टी ने बोला, कोर्ट ने नहीं बोला। किसने बोला? ये एपेलेंट ने बोला कि भाई ऐसे कैसे इसको अलाउ कर रहे हो आप, कोर्ट फी जमा करवाओ, उसके बाद में बात करेंगे ये कब से इंडिजेंट पर्सन हो गए, पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन होता है। ऑब्जेक्शन रेज हो गया। तो कोर्ट ने बोला चुप करो, तुम फालतू बातें करते हो बहुत। सुप्रीम कोर्ट का मामला है ये, सोचो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मतलब सोचो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में मामला चला गया, अपील करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट सेड the word person under CPC in regard to the indigent person included any
कंपनी इंक्लूड होगी एज एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। और इन्होंने तो और भी भयंकर बात बोल दी, क्या कंपनी के अलावा कोई और एसोसिएशन और पर्सन भी आ जाए वो भी आएंगे इसमें। मतलब आप चाहे इनकॉर्पोरेटेड हैं नहीं है, कुछ भी केस क्यों ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिजिन पर्सन में सब आ सकते हैं। जो केस फाइल कर सकता है वो इंडिजिन पर्सन भी हो सकता है। आई बात समझ में? पक्का श्योर? केस का क्या नाम था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल एंड कंस्ट्रक्शन अदर्स कंपनी का केस था। और किसके बारे में था? इंडिजिन पर्सन के बारे में केस था। तो आज हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट की है। नंबर 1 एप्लीकेंट एंटिटी, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन। और दोनों की केस स्टडीज याद हो गई। 3 केस स्टडीज भी आर डन विद। नंबर 1 Solomon वर्सेस Solomon कंपनी लिमिटेड, नंबर 2 ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, और तीसरा केस हमने पढ़ा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादर इंटरनेशनल एंड कंस्ट्रक्शन अदर्स। अच्छा, इस केस में किसकी बात की गई थी? क्या कंपनी इंडिजेंट पर्सन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? ठीक बात है। तो आपको क्या लगता है, मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? यस, कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन। और इवन जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वो भी सीपीसी के अंदर क्या माने जाएंगे? पर्सन्स माने जाएंगे। ऑल सेट? दैट्स इट। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू।